हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। जो हम लोग सब्जेक्ट आज डील करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बेसिकली एक थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट पार्ट है और एक तरफ से बोले अप्लाइड सब्जेक्ट है। सो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इंथैल्पी, एंट्रोपी और प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो आरएसी सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग डील करने वाले हैं, इसमें हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट। और इसमें हम लोग दो इम्पॉर्टेंट साइकिल के बारे में बात करेंगे। एक तो हो गया रेफ्रिजरेशन रिवर्स कार्नोट साइकिल और दूसरा रिवर्स ब्रेटन साइकिल। देन हम लोग बात करेंगे VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेंट, फिर VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देन साइकोमेट्रिक, और लास्ट में एयर कंडीशनिंग का कुछ पार्ट है, समर और विंटर एयर कंडीशनिंग, इसके बारे में हम लोग, और डक्ट डिज़ाइनिंग जो है इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। जो बुक मैं रेफ़र जो कर रहा हूँ वो 2-3 बुक का मिक्सचर है। एक तरफ से बोल सकते हैं सबसे बेस्ट बुक जो हमको लगता है वो PS बेलानी, ये टेक्स्ट बुक है। दूसरा CP अरोरा, ये दोनों ही बेहतरीन बुक है। आप चाहे तो इन दोनों को में से किसी को भी रेफ़र कर सकते हैं, बट कम्बिनेशन इन दोनों का कुछ पार्ट PS बेलानी, जो मेरा जो इसमें हम जो डील करेंगे उसमें से हम कुछ पार्ट PS बेलानी का लिए और कुछ पार्ट CP अरोरा से लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक प्रोसेस से। सबसे पहले जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेस में देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। जनरली अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है पॉसिबल ही नहीं है। ये टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर आप हीट चेंज करते हैं तो किसी न किसी तरीके से टेम्परेचर चेंज हो ही जाता है, ठीक है। तो फिर भी अगर हम लोग चाहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करना, तो उसके लिए हमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तभी जाके हम आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट रुका हुआ। इसका मतलब हो गया कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में इन्फिनिटी टाइम, मतलब कई सदियों लगेगा कंप्लीट होने में, तब जाके ये प्रोसेस को हम लोग अचीव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट रुका हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन्फिनिटी टाइम के बाद प्रोसेस खत्म होगा। यानी ऑलमोस्ट आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं, मोस्ट स्लो प्रोसेस। जनरली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग थर्मोडायनेमिकली में पढ़ने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो है हम आइसोथर्मल प्रोसेस को समहाउ अचीव कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन दूसरा जो प्रोसेस सबसे ज़्यादा है यूज़ होने वाली है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी PV पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये होता है नो हीट एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें Q एक्सचेंज इक्वल टू हीट जो है वो जीरो होता है, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है।
बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हीट ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा, ठीक है, हीट एक्सचेंज का तो होना ही है। लेकिन यहाँ पे आइडियाबैटिक प्रोसेस को अचीव करने के लिए हम लोग को हीट एक्सचेंज को नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम प्रोसेस को इतना फास्ट कर देते हैं कि हीट एक्सचेंज के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बोल सकते हैं एक तरफ से एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस, एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस। हम प्रोसेस को इतना फास्ट कर देते हैं कि हीट एक्सचेंज का जो है उसको टाइम नहीं मिलता है। जो तीसरा प्रोसेस है वो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यहाँ पे जो है समहाउ कुछ हीट का एक्सचेंज होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का बेसिक कंसेप्ट। हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग व्हाट इज़ एयर कंडीशन, व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन, it is the process of producing and maintaining the temperature of confined space below that of surrounding temperature। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि एक रूम है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। तो ऑब्वियसली बात बाय नेचुरल फेनोमेना हीट 40 डिग्री एटमॉस्फेयर से रूम के अंदर आएगा, लेकिन इस रूम का टेम्परेचर को हमको मेंटेन करना है 20 डिग्री पे। तो जितना हीट जो इसमें ऐड होगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा ये टेम्परेचर जो है मेंटेन होना होगा 20 डिग्री। नहीं तो अगर हम जितना अमाउंट ऑफ हीट, जैसे जैसे हीट ऐड होते जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा। अगर चाहते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर को हम 20 डिग्री ही मेंटेन करके रखें तो जितना अमाउंट ऑफ हीट इस रूम में ऐड हो रहा है उतना अमाउंट ऑफ हीट को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इस रूम का टेम्परेचर को हम मेंटेन कर पाएंगे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन एक तरफ से हीट रिमूवल प्रोसेस है। हीट रिमूवल प्रोसेस है। नाउ अगर देखिए हम लोग नेक्स्ट जो टॉप टर्म आता है वो COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका माना जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट। ये बेसिकली ये सब थर्मोडायनेमिक का पार्ट है। COP हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन साइकिल दोनों के लिए आता है। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, इन दोनों के लिए COP को हम लोग यूज करते हैं। अगर दोनों में ही डिफरेंस देखा जाए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में तो कुछ खास डिफरेंस है नहीं, दोनों का साइकिल लगभग सेम है, सिमिलर साइकिल पे वर्क करता है। सिर्फ फ़र्क है तो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट का। दोनों का वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, सपोज कीजिए कि हमारे पास हायर टेम्परेचर रीजन है और एक लोअर टेम्परेचर रीजन, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो ले रहे हैं एक साइकिल है जो कि मेरा 2 टेम्परेचर जोन पे वर्क कर रहा है। एक हायर टेम्परेचर जिसको हम लोग T1 से डिनोट कर रहे हैं और दूसरा लोअर टेम्परेचर जिसको हम लोग T2 से डिनोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफ़र हो या हीट का ट्रांसफ़र हो, तो अपने आप ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको कोई रेफ्रिजरेटर या कोई मशीन के थ्रू से ही हीट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर चाहते हैं उस मशीन आपका हीट ट्रांसफ़र करे तो आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं कि हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में अपने आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। COP दो डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है, एक रेफ्रिजरेटर, दूसरा हीट पंप। दोनों ही डिवाइस की जो वर्किंग कंडीशन है सेम है, सिर्फ डिजायर इफेक्ट का फर्क है। सपोज करते हैं हम लोग एक डिवाइस लेते हैं, हमें अभी पता नहीं कि ये रेफ्रिजरेटर है या फिर हीट पंप है। हम इतना जान रहे हैं बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो डिवाइस है दो टेम्परेचर स्केल पे वर्क कर रहा है। T1 जो आपका हायर टेम्परेचर है एंड T2 जो है लोअर टेम्परेचर है। जो डिवाइस है लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करता है और जो हायर टेम्परेचर में डिलीवर करता था। बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये अपने आप पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो हमारा Q1 Q2 जो है वो लोअर टेम्परेचर हीट जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है एंड Q1 जो है वो हीट डिलीवर है। अब Q1 जो होगा वो हम ऐसा बोल सकते हैं Q2 प्लस वर्क इनपुट जो भी हम दे रहे हैं ये होगा मेरा। अब ये हीट पंप है या फिर रेफ्रिजरेटर है, इसको पता करने के लिए मेरा डिज़ायर्ड इफेक्ट के ऊपर काम करेगा। डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मेरा जो सिस्टम का जो चॉइस रखा गया है, डिज़ायर्ड रखा गया, हम चाहते हैं कि सिस्टम जो कि लोअर टेम्परेचर पे है इसको और ठंडा करना, यानी डिज़ायर्ड इफेक्ट अगर हम Q2 को लेते हैं, डिज़ायर्ड इफेक्ट अगर Q2 को अगर हम लेते हैं तो ये मेरा रेफ्रिजरेटर होगा। और अगर हम चाहते हैं कि मेरा डिज़ायर्ड सिस्टम हो या डिज़ायर्ड इफेक्ट हो, हॉटर बॉडी हो यानी Q1 हो, तो जो मेरा सिस्टम होगा वो होगा हीट पंप। दोनों का वर्किंग कंडीशन सेम है, सिर्फ फ़र्क है डिज़ायर्ड इफेक्ट की, हम चाहते क्या है। अगर चाहते हैं जो ठंडा स्पेस है उसको और ठंडा मेंटेन करना वहाँ पे या ठंडा करना, देन हमारे लिए रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं। जो गर्म हॉट स्पेस है, गर्म स्पेस है, उसको और गर्म करना चाहते हैं, देन हमारे लिए उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो वो हीट पंप होगा। तो दोनों का वर्किंग एक ही साइकिल, एक ही मशीन, दोनों का एक ही साइकिल पे वर्क कर रहा है, सिर्फ हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट का फ़र्क है, डिज़ायर्ड इफेक्ट में चेंजेस है। तो अगर COP के लिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर देखा जाए तो मेरा डिज़ायर्ड इफेक्ट अपन में वर्क इनपुट, दोनों के लिए वर्क इनपुट सेम है। डिज़ायर्ड इफेक्ट यहाँ पे मेरा Q2 है और वर्क इनपुट Win। वहीं अगर हम COP ऑफ हीट पंप देखें तो मेरा डिज़ायर्ड इफेक्ट चेंज हो जाता है और डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है मेरा यहाँ पे Q1 हो जाएगा। Q1 अपन में वर्क इनपुट। और इसको अगर देखिए हम लोग Q1 को हम ऐसा लिख सकते हैं Q2 प्लस वर्क इनपुट अपन में वर्क इनपुट, देन ये हो जाता मेरा Q2 बाय वर्क इनपुट प्लस 1 COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखना तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर वर्क इनपुट जो है इस रेशियो से वर्क इनपुट को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वर्क इनपुट इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो अगर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो कि Q2 अपन में वर्क इनपुट, तो इसको हम Q2 अपन में Q1 माइनस Q2, और थर्मोडायनेमिक्स लॉ से फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल जो होता है T1 अपन में Q1 इक्वल टू होगा T2 अपन में Q2, दैट इज T1 बाई T2
का जो रेशियो होगा वो Q1 अपन में Q2। ये हमें थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लॉ बताता है। तो इसके अगर यूज़ करें हम यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं T2 अपन में T1 माइनस T2। ये टेम्परेचर का जब भी हम देखेंगे, जब हम टेम्परेचर के टर्म में निकालेंगे, इसका मतलब हम लोग रिवर्स का जो इसका COP निकाल रहे हैं वो रिवर्स साइकिल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। रिवर्सिबल साइकिल या इसको बोलेंगे हम लोग कार्नोट। ये मैक्सिमम आपको एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी या COP जब भी निकालना होगा तो हम उसके इसमें टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। बाकी अगर हमको एक्चुअल में हमको कितना COP दे रहा है वो यहाँ से हमको Q से निकालना पड़ेगा, देन ये एक्चुअल COP आपका निकलेगा। उसी तरह COP ऑफ हीट पंप के बारे में भी हम लिख सकते हैं। COP ऑफ हीट पंप Q1 अपन में Q1 माइनस Q2 दैट इज T1 माइनस T2। ध्यान रखेंगे कि जब भी ये टेम्परेचर का COP जो है टेम्परेचर के टर्म में यूज़ करेंगे वो आइडियल COP होगा। आइडियल COP यानी एक तरफ से बोल सकते कार्नोट COP होगा। सिर्फ आपको ये मैक्सिमम COP यहाँ से मिलेगा, आपको मैक्सिमम COP उस टेम्परेचर लिमिट के लिए जो है COP की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पे। सिर्फ आपको ये मैक्सिमम COP यहाँ से मिलेगा, आपको मैक्सिमम COP उस टेम्परेचर लिमिट के लिए जो है COP की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पे। और एक रिलेशन जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर और इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, क्वेश्चन अगर दिया हो कहीं पे कि द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन is 40%, then the COP of heat pump is। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। निकालना जाए तो एफिशिएंसी इक्वल टू आपको गिवन है, एफिशिएंसी बराबर होता है 1 अपन में T2 माइनस T2 1 माइनस T2 अपन T1। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। यहाँ से आपको 0.4 एफिशिएंसी गिवन है, 1 माइनस T2 बाई T1 और यहाँ से T2 अपन में T1 निकालें तो आपका होता है 0.6। फिर जाके COP ऑफ हीट पंप निकालें। COP ऑफ हीट पंप इसको हम बोल सकते हैं T1 अपन में T1 माइनस T2। यहाँ से T1 को इसको हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, क्या T1 को कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस T2 अपन में T1 और T1 कैंसिल आउट, 1 अपन में 1 0.4 0.6 और ये होता है मेरा ये 2.5। आपका जो COP ऑफ हीट पंप आएगा वो 2.5 आएगा, लेकिन इसको हम यहाँ डायरेक्ट इससे निकाल सकते थे। सेम COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 अपन में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। डायरेक्ट। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में इस तरह का पूछा जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो COP ऑफ हीट पंप होता है वो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 अपन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। सो हम लोग आज के लिए, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा वीडियो छोटा बना रहे हैं। जनरली हम कोशिश करेंगे कि ये 15 से 20 मिनट का ही वीडियो हो, ताकि आपको भी बड़ा वीडियो देख के थोड़ा सा डरे नहीं। ये छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी कभी भी टाइम मिलेगा तो आप देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि जितना भी कंसेप्ट है वो सारा आपको क्लियरली समझ में आए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे
रखते हैं, हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल या फिर रिवर्स ब्रेटन साइकिल रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में हम लोग बात करेंगे।